अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। चैप्टर 1 में हमने एश्योरेंस की 2 टाइप्स देखी हैं, ऑडिट एंड रिव्यू। चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हम ऑडिट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे एश्योरेंस एंगेजमेंट के। चैप्टर 2, 3 एंड 4 में हम उन एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। अब ऑडिटर की क्या ज़िम्मेदारी होती है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर शैल चेक वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी हैं कि नहीं, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। अब इस स्टेटमेंट में 3 कीवर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर व्यू। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर हम उनको इंक्लूड करेंगे, सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल दैट इज पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पास्ट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो तो उसको आइडेंटिफाई करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन ऑडिट करते हुए उसके सामने अगर कोई मिसस्टेटमेंट आई है तो एक प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल होने के नाते वो मैनेजमेंट या शेयर होल्डर को उसका बता सकता है कि इसमें ये मिसस्टेटमेंट है, अदरवाइज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले कीवर्ड पे, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू और फेयर प्रेजेंटेशन हैव नो लीगल डेफिनेशन। इनकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरली है ट्रू को हम कहते हैं कि फ्री फ्रॉम एरर, एंड फेयर को कहते हैं फ्री फ्रॉम अनड्यू बायस। फ्री फ्रॉम एरर, फॉर एग्जांपल एरर कोई भी हमारे पास आ गया, जैसे हमने फाइफो मेथड यूज़ करना था लेकिन उसकी जगह हमने फाइफो मेथड तो फाइफो यूज़ किया, लेकिन उसके हमने लिखते हुए लाइफो लिख दिया। ठीक है, इस तरह के एरर्स। और फॉर एग्जांपल 5 मिलियन की अमाउंट थी लेकिन हमने एक ज़ीरो कम लगाया, ये एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया। इस तरह के एरर्स जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ट्रू का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह के एरर से फ्री होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह के एरर नहीं होने चाहिए। फेयर का क्या मतलब है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एस्टिमेट्स और जजमेंट्स अप्लाई होते हैं, और उन एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। फेयर का मतलब है कि न्यूट्रल होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड जो कीवर्ड है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पर चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे, जो कि सूटेबल, जिसको हम सूटेबल क्राइटेरिया भी कहते हैं, एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बहुत सारी टाइप्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए यूज़ होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको यूज़ करते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस। अब बार बार इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस जो है ये वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए यूज़ होती है। इसमें फॉर एग्जांपल आईएफआरएस है, तो आईएफआरएस जो है ये वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स, इनके लिए जो है वो यूज़ होता है ये। इसमें मतलब उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं उसमें आईएफआरएस के रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसी तरह हमारे पास है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में फॉर एग्जांपल टैक्स लॉज हैं। अगर आपने एफबीआर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी है टैक्स पर्पज़ के लिए, तो उसमें जो है टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। ये स्पेशल पर्पज़ हो गया कि आपने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपने उनको बनाना है।
थर्ड आ गया फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन में आप एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हो और कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो उससे हट भी सकते हो। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपको एक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एक आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको किसी भी रिक्वायरमेंट से पीछे हटना पड़े या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड करना पड़े तो आप इस वाले फ्रेमवर्क में ऐड कर सकते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन वाले फ्रेमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्लाइंस। इसमें कोई भी इस तरह की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, आपने आंखें बंद करके जिस तरह फ्रेमवर्क में कहा गया है आपने एज इट इज़ अप्लाई करना होता है। इसमें आपको ये नहीं होता कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आपने जैसे लॉ में कहा गया आपने एग्जैक्टली वैसे अप्लाई करना होता है। फेयर प्रेजेंटेशन में तो होता है ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए आप जो है कोई भी डिस्क्लोजर एडिशनल ऐड कर सकते हैं या फिर किसी रिक्वायरमेंट से हट सकते हैं, लेकिन कंप्लायंस वाले में इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो इनमें से फ्रेमवर्क है ये सिलेक्ट कौन करता है। मैनेजमेंट जो है वो इन टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क में से सिलेक्ट करती है एक फ्रेमवर्क जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूज़ करना होता है कि कौन सा फ्रेमवर्क जो है हम यूज़ करेंगे, और वो किन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क यूज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ देखेंगे। वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन्होंने सेलेक्ट किया है मैनेजमेंट ने, अब ऑडिटर जो है वो देखेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्या वाकई वो इनकी जिस जो भी इनका पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट होता है उसको हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, AFRF। ठीक है, अब ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि वो जो फ्रेमवर्क इन्होंने यूज़ किया है मैनेजमेंट ने वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर तो वो एक्सेप्टेबल है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंग, तो वो एक्सेप्ट करेगा ऑडिट। अगर वो नहीं है तो मैनेजमेंट को कहेगा कि आप या तो अपना फ्रेमवर्क चेंज करें, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का चार्ट फ्लो। अब हम चलते हैं बुक के ऊपर, बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। Fair Presentation Framework is a financial reporting framework that requires compliance with requirements of framework and contains acknowledgement that to achieve fair presentation, it may be necessary for management to provide disclosures in addition to specific requirements of framework or to depart from a requirement of framework. इसमें ये कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये वो वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें वो एक्नॉलेजमेंट करता है कि फेयर प्रेजेंटेशन लाने के लिए हम या तो कोई रिक्वायरमेंट से पीछे भी हट सकते हैं और कोई रिक्वायरमेंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। बोथ फ्रेजेस आर इक्वलेंट। इसमें जो है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ट्रू एंड फेयर व्यू मैटर करता है। ऑडिटर ये अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि क्या वाकई जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या नहीं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम चलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम कहता है compliance framework is a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of framework and doesn't contain acknowledgements which are contained in fair presentation framework regarding additional disclosures or departure from requirements of framework to achieve fair presentation. कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपने आंखें बंद करके जो स्टैंडर्ड कह देता है आपने वही अप्लाई करना है, चाहे फेयर प्रेजेंटेशन आपको रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। इसमें आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं, doesn't contain acknowledgement which are contained in fair presentation. Fair presentation framework में जो acknowledgement हम करते हैं इस compliance framework में वो acknowledgement नहीं होती। क्या acknowledgement? यही कि जो भी हम additional कोई भी disclosure add भी कर सकते हैं according to the requirement और किसी भी requirement से departure भी कर सकते हैं। ठीक है, in compliance framework auditor expresses opinion whether financial statements are prepared
इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद द फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई गई हैं और तमाम उसमें एस्पेक्ट्स देखे गए हैं जो कि फ्रेमवर्क में मौजूद हैं या नहीं। फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं या नहीं, ये देखते हैं ऑडिटर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। एन एग्जांपल इज टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क जो है, अगर आपने एफबीआर को सबमिट करानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप जो टैक्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उनको बनाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जो है ये हम इनकम, इसको हम इनकम कंसीडर कर लेते हैं और इसको इस एलिमेंट को हम एक्सपेंस बना लेते हैं। खुद से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जैसे लॉ ने कह दिया है आपने एज इट इज़ वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो फ्रेमवर्क सिलेक्ट होता है उसको हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। इसको देखते हैं कि ये सिलेक्ट कैसे होता है, किस बेस पे जो है फ्रेमवर्क सिलेक्ट होता है। AFRF is a financial reporting framework adopted by management and those charged with governance in preparation of financial statements considering legal requirements। क्या कंसीडर करते हुए बनाया जाता है, सेट किया जाता है फ्रेमवर्क? लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन चार चीज़ों को जहन में रखते हुए फ्रेमवर्क जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। AFRF includes financial reporting standards, for example IFRS और US GAAP, and may be supplemented by law or regulation। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल इसमें IFRS और US GAAP वगैरह भी इंक्लूडेड है और कोई भी सप्लीमेंट जो लॉ रिकमेंड करे वो भी इसमें ऐड हो सकता है। इफ़ AFRF इज़ अदर देन IFRS, अगर जो आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है वो IFRS नहीं है, इसके अलावा कोई और फ्रेमवर्क है, तो आपने उस फ्रेमवर्क के साथ उस कंट्री का नेम ज़रूर मेंशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और ऑडिटर रिपोर्ट में, दोनों में। फॉर एग्जांपल गैप है तो ये जो है आईएफआरएस के अलावा है तो इसके साथ हम कंट्री नेम भी मेंशन करेंगे यूएस गैप के नेम से, और यूएस गैप ही हम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी और ऑडिटर रिपोर्ट में भी। ठीक है, आज हमने इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा। उसमें हमने 3 मेजर कीवर्ड्स देखे, उनको फिर डिफाइन किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर जिसको हम कहते हैं उसको देखा, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने ट्रू एंड फेयर व्यू देखा, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या आता है। उसके बाद फ्रेमवर्क देखा, फ्रेमवर्क की टाइप्स देखी, और जो फ्रेमवर्क सेलेक्ट होता है AFRF उसको कहते हैं, वो किस बेस पे सिलेक्ट होता है वो हमने पॉइंट्स देखे। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी स्टैंडर्ड जो भी आप फ्रेमवर्क अडॉप्ट करेंगे उसको आपने, अगर वो IFRS के अलावा है तो कंट्री नेम साथ मेंशन करना है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।